भगवान बुद्ध कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। भगवान बुद्ध कंपटीशन यूपीएससी में आप सबका स्वागत है। आज देखते हैं यूपीएससी प्रीलियम 2019 का जो पेपर 1 हुआ है सामान्य अध्ययन का, देखते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। पहला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला कथन है, पहला विकल्प दे रहा है, कह रहा है कि AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। कितने हैं? 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयर धारक है। तीसरा नंबर कहता है, AIIB में एशिया के बाहर का कोई सदस्य नहीं है। AIIB में एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है। पकड़ने का आशय, एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है, ये कह रहा है। ठीक, देखते हैं कथन में क्या है। कथन में कहता है कि केवल 2 और 3, केवल 1 2 3, आल तीनों। देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। कहने जो उसका कथन कह रहा है, केवल यूपीएससी इसी प्रकार के सवाल पूछती है, और जो इस प्रकार के सवाल पूछती है कॉन्सेप्ट बेस होता है। एक कॉन्सेप्ट, आपको आंसर मालूम नहीं हो लेकिन आंसर आप निकाल देते हैं। कैसे निकाल देंगे हम? अगर हमें इसमें से किसी एक का पता चल जाए कि ये गलत है तो आंसर सटीक निकाल लेंगे। तो देखिए, वो कहता है, जो तीसरा नंबर कहता है कि एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है। अगर विकल्प एक कहता है कि 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। अगर एक सही है और 3 भी सही है, पकड़ने का आशा है। अगर तीसरा सही है तो फिर कहता है एक गलत होना चाहिए। ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि जिसमें एक गलत हो। है दूसरा नंबर विकल्प दिया, लेकिन वो कहता है सदस्य भारत इसका सबसे शेयर धारक है। दूसरा भी कॉन्सेप्ट बेस कहता है कि दूसरा अगर सही है और पहला अगर सही है तो फिर तीसरा तो बिल्कुल गलत होगा। अगर तीसरा गलत कर दिया हमने, क्या कर दिया? तीसरा हमने गलत कर दिया है। जब तीसरा गलत कर दिया है हमने, तो जहां 3 लिखा होगा वो विकल्प गलत होंगे। ये तीनों विकल्प आपके गलत हो गए। आपका ए विकल्प सही है। क्या है? अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों? हम ये नहीं जानते कि आंसर क्या है, लेकिन हम ये जान लेंगे उसी विकल्पों में से कि कौन सा विकल्प गलत है, तो सही आंसर हम निकाल लेंगे। तो हमने इससे 3 को घोषित कर दिया कि गलत है। हमारा आंसर आ चुका है जहाँ 3 ना लिखा हो, विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था? कहने का आशय उसका है कि जो हाल ही में, अभी करंट में, जो भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जो
अंतर ऋणदाता है उसका जो हस्ताक्षर किया गया है उसका उद्देश्य क्या था। नंबर 1 कहता है विकल्प में, क्या कहता है, भारत सरकार के राजकोष घाटे और चालू लेखा घाटे के वर्षानुसार जो वर्ष पड़ने वाले भार को कम करना है। केंद्रीय और राज्य सरकारों की आधारिक संरचना परियोजना को संबल प्रदान करना। नंबर सी कहता 50 करोड़ रुपए या अधिक के ऋणों के आवेदनों के मामले में स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करना। इससे अगला डी नंबर कहता है 50 करोड़ रुपए या अधिक की दबाव युक्त परिसंपत्तियों स्ट्रेट्स एसेट्स का जो संघ उधारी के अंतर्गत है अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य है। कहने का आशय ये है कि भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जो भी ऋणदाता अंतर करा दिया उसका हस्ताक्षर किया गया जो भी, तो उसके एक नियम निश्चित होगा कि कुछ ना कुछ हम आपसे उधार पैसा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं ये विकल्पों में से कहना है। पहले विकल्प को आप समझिए, इसके आंसर, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे का समय होता है। अगर एक विकल्प लगाने में हम समय, पहले वीडियो को रोकिए, इसके बाद विचार करें कि जो हस्ताक्षर हुआ है वो ऋण देने के लिए हुआ है। तो इसका कहने का आशय, पहला, भारत सरकार के राजकोषीय घाटे, हमें जो 100 क्वेश्चन होते हैं वो 3 घंटे में करने होते, 180 मिनट में, और पूरे 100 नहीं करना है। क्यों? यूपीएससी ऐसी एग्जाम है, अगर आप 50% भी लाते हैं, 50 क्वेश्चन किए हैं तो आप मेंस में बैठने के हकदार हैं। 50 क्वेश्चन, ठीक, हम 3 मिनट में अगर एक क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, 50 से भी कम हो तो आप मेंस में बैठने के हकदार हैं। क्यों? अगर आपके नंबर 45 क्वेश्चन और 50 के बीच में सही है तो आप मेंस में बैठने के पूर्णतः तैयार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, डी नंबर, 50,000 करोड़ रुपया या अधिक की दबाव युक्त है था जो परिसंपत्ति है एसेट्स का जो संघ उधारी के अंतर्गत है वह तेजी से समाधान करने का लक्ष्य था। क्या था? तेजी से समाधान करने का लक्ष्य था। इसलिए इतने रुपये 50,000 करोड़ या इससे अधिक का जो दबाव था ये हस्ताक्षर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष का चयन कौन करता है? जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का जो चयन करता है वो कौन करता है? देखिएगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय या संबंधित बैंक का प्रबंधन। इस प्रकार के क्वेश्चन कम होते हैं। तो देखिए कौन करता है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष का जो चयन करता है वो कौन करता है? बैंक कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो। देखिएगा, समझिएगा, अगर भारतीय रिजर्व बैंक करेगी तो उसके पास क्या होता है? सभी बैंकों का एक केंद्र है। भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों का एक केंद्र है, इसलिए इसे तो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के अध्यक्ष का चयन करना नहीं है। वित्त मंत्रालय, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, उससे कोई संबंधित नहीं है। संबंधित बैंक का प्रबंधन इसका भी नहीं है। क्यों? बैंक बोर्ड ब्यूरो। अगर बैंक बोर्ड ब्यूरो है तो वही आपका चयन करेगी। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की नियामक बोर्ड जो PNGRB द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है, इसके बाद कहता है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का एक कार्य गैस के लिए उपयोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है, निश्चित है सुनिश्चित करना है। इसके बाद कहता है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों की निर्णयों की विरुद्ध अपील की विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जाती होगी। कोई निश्चित अभी डाउट नहीं है, कोई निश्चित नहीं क्या हो सकता है। हाँ, लेकिन आप ये जरूर कर सकते हैं कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की जो नियामक बोर्ड है के द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है, ये हो सकता है नहीं है, ये हो सकता है नहीं है। अगर हमने पहला गलत घोषित कर दिया तो अब विकल्पों में से ये कथनों में से छांटना कौन सा सही है। पहला गलत कर दिए, दूसरा सही हो गया, बी नंबर आपका, दूसरा और तीसरा। अब देखते हैं, आप ये कहेंगे सर आपने ये कैसे कर दिया। देखिएगा, ये आंसर निकालने का एक सटीक तरीका होता है। अगर हमें ये पता नहीं इसमें कौन सा सही है, लेकिन ये अगर हम उस वहाँ पर साबित कर दें कि ये गलत है तो हम सही के आंसर के पास पहुँच जाएंगे। इसलिए हमने पहला गलत कर दिया, दूसरा अपने आप निकल आया कि जो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम है वो बाजारों के लिए सुनिश्चित किया गया है। ठीक, सही है, दूसरा बिल्कुल सही है। अब तीसरे में आप कंफ्यूज थे, लेकिन हमने पहला तो गलत कर दिया था। जब पहला गलत कर दिया था तो हमारा 2 और 3 सही हो गया। एक तो हमने निश्चित कर दिया कि दूसरा हमारा बिल्कुल सही है, तो दूसरा जहाँ जहाँ लिखा वो तो आपके विकल्प सही होंगे। यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी। सी तो अपने आप गलत रहेगा ना, सी अपने आप गलत रहेगा। अब निर्णय करेंगे 3 का कि 3 गलत है कि नहीं है। अब हमें तीन निश्चित ही मालूम ही नहीं है, तो हमने एक निर्णय निकाल लिया था कि आपने पहला गलत कर दिया है, तो जहां पहला लिखा होगा वो अपने आप गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जो भी आपके साथी या आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन या आपके पड़ोसी जो भी UPSC और PCS की तैयारी करता हो, उसे ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। बस आपको शेयर करना है, यही आपका एक दायित्व बनता है गुरु दक्षिणा का। और कोई आपसे गुरु दक्षिणा नहीं ली जा रही है, सिर्फ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को, दोस्तों को और मित्रों को और अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर करें। अगला क्वेश्चन कहता है संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में LTE लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन और बोल्ट के बीच अंतर, मतलब LTE और बोल्ट BOLTE लेट और बोल्ट में के बीच के अंतर है। उसका कहने का आशय ये है, पहला कहता है LTE जो लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन और बोल्ट जो कहता है BOLTE, इसे कहते हैं वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? LTE को साधारण 3G के रूप में विपणित किया जाता है तथा BOLTE को साधारण उन्नत 3G के रूप में विपणन किया जाता है। दूसरा कथन कहता है, दूसरा नंबर में कहता है कि LTE डेटा ओली तकनीक है और BOLTE आइस ओली तकनीक है। अब नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसमें से विकल्प में छांटना है आपको। अब देखिए, केवल 1, केवल 2। सी नंबर कहता है 1 और 2 दोनों। डी नंबर कहता है
ना तो एक ना ही दोनों, दो, ना तो एक ना ही दो। अब देखिएगा, जो ये कहता है, इसका कहने का आशय कि जो LTE और VOLTE के बीच क्या अंतर है। अगर ये करंट का मामला है, देखिए 3G का मामला है, तो इसका LTG को साधारणतः 3G के रूप में विपणित किया जाता है, या वो कहता है VOLTE को साधारण उन्नत 3G के रूप में विपणित किया जाता है। अगर इसे किया जाता LTE को 3G में, तो फिर VOLTE को 3G में विपणन नहीं किया जाएगा, अन्यथा पहला हमारा विकल्प गलत हो गया। अब पहला विकल्प गलत हो गया, जहां पहला लिखा है वो तो आपकी गलत है। अब आपके बचे दो विकल्प, कौन सा? दूसरा और B नंबर और D नंबर। अब इसके बाद अगला पढ़ते हैं। LTE डेटा ओली तकनीक है और VOLTE वॉइस ओली तकनीक है। अब ये कहता है कि जो LTE डेटा ओली तकनीक है और ये कहता है वॉइस VOLTE वॉइस ओली तकनीक है। अगर आपको इसमें कोई बात कंफ्यूज लगती है, देखिए वो अपने आप उसी में कहता था, यहाँ कहता था वॉइस और यहाँ उसने लॉन्ग कर दिया है। ठीक इसके लिए विकल्प ही बता रहा है, जो उसका कथन है वही कह रहा है कि ये दूसरा भी गलत है। तो जहाँ दो लिखा है वो भी गलत है। तो अब ना तो एक सही है ना तो दो सही है, तो कौन सा विकल्प आ गया आपका? D नंबर, ना तो एक ना ही दो। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर देखते हैं क्या कहता है। अगला नंबर देखते हैं क्या कहता है। अगला नंबर कहता है, 6वां क्वेश्चन कहता है, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व 3 महीना और प्रसवोत्तर 3 महीने के लिए सवेतन अवकाश की हकदार है। देखते हैं अगला नंबर क्या कहता है। पहला नंबर कहता है, गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व 3 महीने और प्रसवोत्तर 3 महीने के लिए सवेतन अवकाश की हकदार हैं। इसके बाद कहता है कि शिशु गृहों के वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम से कम 6 बार शिशु गृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा। नंबर 3 कहता है, 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेगा। नंबर 3 में कहता है 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेंगे। अब इसके बाद कूटों का प्रयोग करके सही विकल्प में से चुनना है, कौन सा सही है। नंबर ए कहता है केवल 1 और 2। नंबर बी कहता है केवल 2। नंबर 3 कहता है केवल 3 और नंबर डी कहता है 1 2 3 तीनों सही हैं। पहले वीडियो को रोकें आप, फिर कमेंट करें कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर है, जल्दी बताएं, कमेंट करें, जल्दी कमेंट करें कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, जल्दी कमेंट करें कौन सा आंसर होगा। तो देखिएगा अब इसमें से आपको एक पकड़ में मिल जाए। एक चीज हमने बताई थी आपको कि आप इसमें से सही नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो एक गलत ढूंढ लीजिए। अगर हमें गलत मिल जाए तो सही मिल जाएगा, अगर हमें सही नहीं मिलता है तो गलत मिल जाए, और गलत नहीं मिलता तो सही मिलना चाहिए। देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है कि महिलाओं को 3 महीने पहले अवकाश मिलना चाहिए और वेतन भी सवेतन अवकाश की हकदार है। नहीं, वेतन तो मिलना चाहिए, लेकिन
ये तो बात सत्य है उसकी कि महिलाओं को छुट्टी मिलना चाहिए लेकिन वेतन मिलेगा। पहली बात स्पष्ट करता है कि वो हो सकता है गलत है, पहला विकल्प गलत है। जब पहला विकल्प गलत है मतलब एक नंबर गलत है, तो एक में आता आपका ये और ये। अब इसके बाद आपके बचे हैं बी में लिखा है 2 और सी में लिखा है 3। अब आप देखते हैं क्या है। 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनतम हक मिलेंगे, न्यूनीकृत हक मिलेंगे। 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेंगे। ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये गलत है, ये गलत है। तीसरा नंबर गलत है, इसलिए आपका सही कौन सा हो गया? बी नंबर। अब देखिएगा, आप कहेंगे सर दूसरा नंबर सही है केवल, कि सर इसमें तो आपको एक विकल्प में से पकड़ने में नहीं आया, मानते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह से उसने विकल्प लिखे हैं कि एक विकल्प पकड़ने से उत्तर नहीं मिल पाया, तो आपको 2 विकल्प तो उसने काट दिए, 2 विकल्प बचे हैं, बस 2 विकल्प में से एक विकल्प सही होगा। 50% आप रिस्क ले सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डू ड्रग बिजनेस इंडेक्स का उपसूचकांक नहीं है? पहला कहता है कानून और स्वास्थ्य बनाए रखना। दूसरा कहता है करों का भुगतान करना। तीसरा कहता है संपत्ति का पंजीकरण। चौथा कहता है निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार और समझें। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक के कारोबार को सुगमता सूचकांक का उपसूचकांक नहीं है? उपसूचकांक नहीं, कानून और स्वास्थ्य रखना। फिर कहता है करों का भुगतान करना, संपत्ति का पंजीकरण करना, निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना। देखिएगा जो बैंकों के संबंध में आता विश्व बैंक के, उसका कारोबार स्वास्थ्य से और कानून से कोई मतलब नहीं होता है। क्या कह रहा है, एक बार और समझे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक के कारोबार सुगमता का उपसूचकांक नहीं है, तो बस यही पकड़िए आप। तो कानून का बैंक से कोई कारोबार सुगमता सूचकांक नहीं होता है। आपका यही सही है, ठीक, यही आपने पकड़ लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में निम्न में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया है? क्या किया गया है? भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया है? जैव पदार्थ जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 1998 के तहत या पुनर्चक्रित प्लास्टिक निर्माण और उपयोग अधिनियम 1999 के तहत ई अपशिष्ट प्रबंधन। जो ई अपशिष्ट है वो प्रबंधन और हस्तन है, 2011 के तहत है। खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, क्या है विनियम? तो देखते हैं क्या है। कहता भारत में से किसमें महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया? किसके लिए विशेष दायित्व आरंभ किया गया है? तो ई अपशिष्ट के लिए, जो प्रबंधन और हस्तन है, 2011 है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस यदि कुछ हैं के साथ साथ क्या शामिल है? क्या शामिल है? कमेंट करें आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। क्या हो सकता है इसका आंसर? देखिएगा, भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतानों को किए गए बोनस यदि कुछ बोनस के साथ साथ क्या शामिल है? तो देखिएगा, केवल परिवहन लागत, केवल ब्याज लागत, प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत, प्रासंगिक प्रभार तथा गोदाम के प्रभार। देखिए, करंट का क्वेश्चन है, 2019 का है ये पेपर, इसलिए 2019 का ये करंट है कि जो भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए जो किसानों के लिए भुगतान किया गया बोनस के साथ साथ क्या शामिल किया गया है? प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत, ये आपको शामिल किए गए हैं उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 का सी। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर मेरा वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन कहता है किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से उसे देश की सामाजिक पूंजी के भाग के रूप में समझा जाएगा। किसे सामाजिक पूंजी के भाग के रूप में समझा जाएगा? जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात। किसे? अगला देखते हैं, अगला विकल्प क्या कहता है। इसके भवनों, अन्य आधारिक संरचना और मशीनों के स्टॉक। नंबर सी कहता है कार्यशील आयु में जनसंख्या के हिसाब से। या अगला कहता है समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। क्या पूछ रहा था क्वेश्चन? देखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन पूछ रहा था उसे देश की सामाजिक पूंजी के रूप में समझा जाएगा किसी भी देश के संदर्भ में। जो सोशल कैपिटल है, तो समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर होना चाहिए, तो उसे उस देश की सामाजिक पूंजी के रूप में समझा जाएगा। उसे उसकी सामाजिक पूंजी समझी जाएगी अगर उसका समाज में आपसी भरोसा और सामंजस्य का स्तर बना रहेगी तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका योगदान है? भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का। नंबर 2 में कहता है सरकारी व्यय के बढ़ने का। नंबर 3 कहता है विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का। अगला नंबर कहता है कि विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का। अब इसमें से 3 नंबर दिए गए। अब ये विकल्प पूछता है कौन सा सही है। अब कहता है कौन सा सही है। नंबर 1 नंबर ए में कहता है 1 व 2। नंबर बी में कहता है 1 और 3। नंबर 3 में कहता सी में कहता है केवल 2। नंबर डी में कहता है 1 2 3। तो देखिएगा, भारत के आईटी सेक्टर के सीधे के विदेशी मुद्रा का अर्जन है, सही है। एक सही है, जहाँ 1 लिखा वो सही विकल्प है, जो 1 सही है। इसके बाद कहता है सरकारी व्यय के बढ़ने का।
ये भी सही है, 1 और 2 दोनों सही। अब 1 और 2, अब तीसरा बचता है। अब तीसरा बचता है विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का, ये भी सही है। अब इसमें से हमें कोई गलत नहीं मिल रहा है, कोई गलत नहीं मिल रहा है, इसलिए कोई गलत नहीं है। तो तीनों क्या हो गए? सही। तीनों ABCD तीनों सही है, 1 और 2 और तीनों इसके कथन सही है। क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। कहता है निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का कहता है निम्नलिखित में से किसी एक का सुझाव यह था कि राज्यपाल को उस देश के बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति को होना चाहिए, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो उसका होना चाहिए, उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए कि जिसके गहन राजनीतिक सुझाव ना हो और उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। उसके कहने का आशय यह है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो राज्यपाल को उस राज्य से बाहर का एक प्रतिष्ठित होते हैं व्यक्ति हैं, उनमें से एक व्यक्ति होना चाहिए जो राजनीति में कभी भाग न लेता हो। पहला क्वेश्चन कहता है कि पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, दूसरा कहता है राजमन्नार समिति 1969, तीसरा कहता है सरकारिया आयोग 1983 और चौथा कहता है डी नंबर संविधान के कार्यचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग 2000। अब देखिए क्या कहता है। अब इसके आगे कोई विकल्प नहीं है, उस तरह से कूट की तरह से। तो अब इसी में हमको छांटना है क्या कि सरकारिया आयोग 1983 क्या है? सरकारिया आयोग 1983। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं में सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? कहने का आशय उसका ये है कि पंजीकृत विदेशी जो पोर्टफोलियो निवेशक होते हैं उनके द्वारा सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो क्या जारी करते हैं? जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, वचन पत्र या सहभागिता। क्या करते हैं? सहभागिता पत्र जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज देख रहे हैं 2019 का प्री जो पहला पेपर हुआ उसको सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 216 के अधीन चलाए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रम में लोगों की सहभागिता अनिवार्य है। अब वो कहता है कथन एक केवल एक विचार पूरा पढ़ें क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिएगा। नंबर 1 कहता है विधि के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तर पर होते हैं। कहने का उसका आशय ये है कि जो विधि के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण है वो कोष प्रबंधन क्या है? कोष प्रबंधन वनीकरण कोष प्रबंधन योजना प्राधिकरण। अब इसके बाद कहता है जो राष्ट्रीय है तथा राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर होते हैं। अब इसके बाद कहता है दूसरे नंबर में कहता है
प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 216 के अधीन चलाए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता अनिवार्य है। अब इसमें से कहता है कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, केवल सी नंबर कहता है एक और दो दोनों सही है, ना तो एक ना ही दो। कौन सही है? अब इसमें देखना, विकल्प में देखना कौन सा ही सही है, तो देखिएगा कौन सा सही है। अब वो क्या कह रहा है कि विधि के अनुसार, जो विधि के अनुसार, जो संविधान विधि के अनुसार दिया गया है, उसके प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना की प्राधिकरण राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर होना चाहिए, होते हैं दोनों। ये तो पहला सही है अपना। अब वो कहता है प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 के अधीन चलाए गए, जो 16 के अधीन जो चलाए गए हैं, उसके प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता अनिवार्य है। अब ये आपको गलत कर रहा है। क्या कर रहा है? गलत। ये जब पहले से चल रहा है शुरू से, तो अब 2016 से अनिवार्य क्या है? नहीं है। जब विधि के अनुसार वनीकरण कोष प्रबंधन, विकल्प पढ़ें पहले, फिर इसके बाद समझें। कह रहा है कि जो राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर होते हैं। अब इसमें कह दिया उसने 2016 के अधीन चलाए गए, उसके अनुसार अनिवार्य है, नहीं, विधि के अनुसार अनिवार्य है। जो विधि के अनुसार दिया गया है वो दिया गया है, आपका पहला सही है, दूसरा गलत है। जो जहाँ दो लिखा हो वो आपके गलत हो गए, और जहाँ दो नहीं लिखा है वो सही है। तो केवल एक, ए आपका विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में दूरसंचार बीमा विद्युत जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पूर्णीकरण निम्नलिखित में से कौन करती है? अब देखिएगा, पहले कहता है संसद द्वारा गठित जो समिति है उसके द्वारा, फिर कहता है संसदीय विभाग संबंधी द्वारा जो समिति बनाई गई उसके तहत, फिर कहता है वित्त आयोग, फिर कहता है चौथा नंबर कहता है विधि क्षेत्र विधायी सुधार आयोग, पांचवा नंबर कहता है नीति, मतलब नीति आयोग के अधीन, नीति आयोग के द्वारा। अब इसमें कहता है कि ए में कहता है 1 और 2, बी में कहता है 3 और 4, सी में कहता है 3, 4, 5 और डी में कहता है 2 और 3। तो देखिएगा आएगा आंसर क्या। अब देखिएगा, अब इसमें से आपको कुछ ऐसा ढूंढना है कि इसमें आपको बन जाए या आपको ना बने। बस तरीका एक से नहीं मिलेगा आपको आंसर, कि हमें एक विकल्प आपको पकड़ लिया कि ये गलत है तो आपके आंसर आ जाए। इसमें आपको 2 गलत कम से कम करने पड़ेंगे। अब तो देखते हैं। पहला कहता है भारत में दूरसंचार बीमा विद्युत जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का परीक्षण निम्नलिखित में से कौन करती है? तो संसद द्वारा गठित जो समिति है वो करेगी, निश्चित है। पहला विकल्प तो सही है, नंबर 1 सही है। पहला विकल्प नहीं, नंबर 1 सही। जहाँ 1 लिखा है वो सही है, और जहाँ 1 नहीं लिखा है वो गलत है। तो आपका बी और सी और डी आपके सी और डी आपके गलत है। ए में भी लिखा है और बी में भी लिखा है 1, ए में भी लिखा है 1 और बी में भी लिखा है, तो या तो ए सही है या बी सही है। अब आपका बचा है 1, इनमें से 1 कौन निकले? 2 विकल्प आपने गलत कर दिए, 2 आपके सही बचे, बी और ए। अब इसमें से देखिए, यहाँ लिखा है ए नंबर में 1 और 2, बी नंबर में लिखा है 1, 3, 4। अब ये देखिएगा कि हम इसमें से किसी एक को फिर गलत करें या किसी को एक को सही करें, पता चल जाएगा। नंबर 2 कहता है ये संसदीय विभाग संबंधी समिति बनाई जाती है। संसद द्वारा गठित समिति है तो संसदीय विभाग के द्वारा भी होगा, तो आपका दूसरा भी सही है। अब देखिएगा
ए नंबर में केवल आपका 1 और 2 है, बी में 3 और 4 है, इसलिए बी भी आपका गलत है। आपका विकल्प बचा 1 और 2। जो ए नंबर है, ए नंबर आपका ए और 2, ए और 2। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने पड़ोसियों को ये वीडियो शेयर करें। बस आपकी यही गुरु दक्षिणा है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो लेकर के अगले दिन फिर आएंगे। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बस आपकी गुरु दक्षिणा आपको अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करना है और अपने साथियों के द्वारा ये चैनल को सब्सक्राइब करना है। यही आपकी गुरु दक्षिणा है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9956782456, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर है। जो भी छात्र छात्राएं हमसे पढ़ना चाहते हैं कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज देख रहे थे 2019 का जो प्री पेपर है, पहला पेपर हुआ था सामान्य अध्ययन का, उसको हमने सॉल्व करना चाहा था और अगला वीडियो लेकर के आएंगे अगले दिन। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।